बच्चों हमने इससे पहले डबल स्लिट का केस किया था, डिफ्रेक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। अब हम उसी को ही जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर सेम विड्थ की एनी नंबर ऑफ स्लिट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह रहे हैं कि n स्लिट्स हैं जिनको हमने पैरेलली प्लेस कर रखा है, और उसके बाद हमें स्क्रीन पे किस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे ये जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये आपके जो आपका नॉर्मल लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय का है। ये जो फर्स्ट इमेज है हमारी, इसमें ये आपकी एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग रखी हुई है। ग्रेटिंग जब हम n स्लिट्स लेते हैं टुगेदर एक साथ n नंबर ऑफ स्लिट्स, उसको हम ग्रेटिंग कहते हैं इन फिजिकल टर्म्स। तो फिजिक्स में हम उसे ग्रेटिंग बोलते हैं। तो हमने एक ग्रेटिंग प्लेस कर रखी है लाइट के पाथ में, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है। उसके बाद हमें स्क्रीन पे जैसे व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये यहाँ पे m इजिकल टू 0, m इजिकल टू 1, 1, 1, 2 ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपके ऑर्डर्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमाज ऑब्जर्व होते हैं इंटरफेरेंस के, उनकी विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्डर आपके डिफाइन कर रखे हैं। जब हम इसे डिटेल में रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या चीज़ है, ये ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल ही है और ये आपका एक जनरल एग्जाम्पल है। तो आज हम आपका एक तो जनरल केस करेंगे कि n स्लिट्स होती हैं उस समय किस तरह की सिचुएशन होती है, हमारी इंटेंसिटी हम कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट पे, और दूसरा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे आपके जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी डिफ्रेक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो वेरियस कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, वो चीज़ें हम आपकी रीड करेंगे। तो पहले हम आपका ये देखते हैं कि व्हाट इज ग्रेटिंग, प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हम बोलते हैं। तो what is this plane diffraction grating? Fraunhofer was the first to produce a grating in 1821। तो फ्रॉनहोफर आपका फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एन स्लिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटिंग इन्होंने सबसे पहले डिवाइस की थी। ठीक है, तो अ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज व्हाट? अ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ एन optically plain glass plate upon which a large number of fine equidistant parallel lines are ruled। ठीक है, ये जो फर्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है। एक ग्लास, जैसे आपकी ग्लास स्लैब होती है ना, हमने उसको बिल्कुल बारीक सा लिया हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कि ग्लास प्लेट कहते हैं। तो एक ग्लास प्लेट होती है और उस ग्लास प्लेट पे ऐसे पैरेलली, जैसे ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ मैं इसे मूव कर रही हूँ तो इस तरह से आपके पैरेलली बहुत सारे स्लिट्स इसके ऊपर बनाए हुए होते हैं। नेकेड आईज से हमें वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत ही फाइन लाइंस होती हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, जितना इसका साइज दिख रहा है इससे भी स्मॉल साइज का होता है लैब में जो ग्रेटिंग हमारे पास प्रेजेंट रहता है, और उस पर 15,000 लाइंस आपकी ड्रॉ की हुई होती है 1 इंच के अंदर। 1 इंच डिस्टेंस आपको पता है कितना होता है, इतना सा होता है 1 इंच डिस्टेंस। उस 1 इंच डिस्टेंस में हमने 15,000 लाइंस उसके ऊपर रूल की हुई होती है। वो हमें इजीली ऐसे विजिबल नहीं हो सकती, इसलिए आपको प्लेन सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये लाइंस हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? These lines are drawn with a fine diamond point। तो एक फाइन डायमंड पॉइंट से इसके ऊपर 12,000 से लेके 30,000 पर इंचेस आपकी लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की जाती हैं। नॉर्मली जो ग्रेटिंग्स होते हैं, जैसे ये एक आपका एग्जांपल है 600 लाइंस पर mm का एग्जांपल है, तो और हमारा जो लैब में प्रेजेंट रहता है वो आपका 15,000 लाइंस पर इंचेस, इस तरह की ग्रेटिंग हमारे पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेटिंग? ये एक ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर हमने इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस उस पे हमने ड्रॉ की हुई होती है। किसकी हेल्प से? डायमंड पॉइंट की हेल्प से, फाइन डायमंड पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, इफ द लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर भी ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और एक दूसरा एग्जांपल होता है सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर हम इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन केस अगर हम ये लाइंस
किस पे ड्रॉ करते हैं, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, देन द ग्रेटिंग इज कॉल्ड प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ठीक है, अदरवाइज इफ द लाइंस आर ड्रॉन ऑन द सिल्वर्ड सरफेस देन द ग्रेटिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो अगर सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर हम बनाते हैं, सिल्वर्ड सरफेस जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की आपके पास ग्रेटिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की हेल्प से करेंगे, जिसमें हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है, उसके ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं। अब इसके बाद हमने डायमंड, जो भी डायमंड का पॉइंट लिया है, फाइन डायमंड पॉइंट, उससे हमने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं, दीज विल बी रफ एंड लाइंस। रफ, आपका जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वो क्या हो जाएगा, वहां पे रफ एक तरह से आपको दिखाई देगा। द ड्रॉन रफेंड लाइंस एक्ट एज ऑब्स्टिकल्स नॉन एज ओपेसिटीज हैविंग अ फाइनाइट विड्थ बी। ठीक है, आपका जो भी ग्लास प्लेट था वो ट्रांसपेरेंट था लाइट के लिए, तो ट्रांसपेरेंट था, लाइट उसमें से इजीली पास हो सकती है। ठीक है, अब हमने उस पर जो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, वो लाइंस आपकी किस तरह से बिहेव करेंगी, ओपेसिटी की तरह से बिहेव करेंगी। हम क्या कहते हैं, जो हमने डबल स्लिट लिया था उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास दो हमने इस पे स्लिट्स बना रखी हैं, और उसके बीच में जो प्लेस था वो क्या था, ओपेक्यू प्लेस था। तो जो रफ एंड लाइंस हैं उनकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो विड्थ होगी, वो हम स्मॉल b से लिखेंगे, एंड द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन दैम एक्ट्स एज स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल a। ठीक है, और ये जो विड्थ है स्लिट की, ये कैसे बिहेव करती है, एक्ट एज ट्रांसपिरेसीज। ट्रांसपिरेसीज का मतलब क्या है, लाइट इजीली उसके अंदर से पास हो सकती है, और जहां जहां आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, रफ कर दिया है सरफेस को, वो वाला पोर्शन क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक कर लेगा। तो वो ओपेसिटी की तरह से बिहेव करेंगी लाइंस, और उनके बीच का जो स्पेस है, क्लियर स्पेस ग्लास प्लेट पे, वो आपका स्लिट की तरह से बिहेव करेगा, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेसीज कहते हैं, और जो लाइंस ड्रॉ की हैं उनको ओपेसिटीज कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी दो स्लिट्स अगर आप मानो, जैसे आपने डबल स्लिट में दो स्लिट थी आपके पास, इस तरह से एन स्लिट होंगी, उनमें से हम कोई भी आपकी कंसिक्यूटिव एक के बाद जो दूसरी है, उस तरह की दो स्लिट्स अगर हम पेयर में कंसीडर करेंगे, उनमें जो ये वैल्यू होगी a प्लस बी, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है। यू मस्ट नो व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये मैंने आपको समझाया हुआ है पहले। तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। इससे पिछले वाले आर्टिकल में हम इसको सीधे सीधे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स प्रेजेंट है। कोई भी दो कंसिक्यूटिव स्लिट हम कंसीडर करके अगर ये डिस्टेंस देखते हैं, ये आपका कांस्टेंट रहेगा किसी भी पेयर के लिए, किसी भी दो स्लिट के पेयर के लिए। तो इसलिए इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहा जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। तो यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, कोई भी दो कंसिक्यूटिव स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होगा, और कौन सा सेपरेशन, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल ग्रेटिंग होती है, द ओरिजिनल ग्रेटिंग सो प्रिपेयर्ड, ये जो हमने अभी मेथड बताया कि एक ग्लास प्लेट है या फिर सिल्वर्ड सरफेस है, फाइन डायमंड से हमने उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ की हैं, इस मेथड से जो आपकी ग्रेटिंग तैयार होती है, दिस ग्रेटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है लैब्स में। हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके रेप्लिकाज यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्टैंडर्ड मीटर के केस में भी एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट रीड किया था कि भाई वो बहुत ही, वो आपका क्या है, वो एक लैब में रखा हुआ है, और हम जो यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो उसका रेप्लिका होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो अभी हमने पिछले पेज पे इमेज देखी थी, एक ग्रेटिंग की इमेज, वो एक्चुअल ग्रेटिंग की इमेज थी जो लैब में हमारे पास होता है, एंड दिस वन इज रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल ग्रेटिंग। ठीक है, सो देयर रेप्लिकाज आर जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरीज।
ठीक है, तो ये सब किसके बारे में था, व्हाट इज प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। अब इसके बाद में हम बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पहले सिंगल स्लिट के लिए किया था, फिर डबल स्लिट के लिए किया था। तो ये आपका डबल स्लिट के जैसा आपको दिखाई देगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम किसकी कहाँ से लेंगे, सिंगल स्लिट की हेल्प से लेंगे। इसका पूरा जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने करना है, हमने जब सिंगल स्लिट का केस डिस्कस किया था तो उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हुए हमने क्या किया था, पूरी स्लिट को एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हमने कहा था कि मान लेते हैं कि हमारी जो पूरी स्लिट है वो एन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी तरह की है, हमारे पास एन स्लिट्स रखी हुई हैं 1 by 1। ठीक है, एग्जैक्टली उसकी तरह से नहीं है क्योंकि बीच में ओपेसिटीज प्रेजेंट है, वहां पे ओपेसिटी प्रेजेंट नहीं थी, ब्लॉक नहीं कर रखा था आपने बीच में, यहाँ पे एन स्लिट्स हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। और वो थोड़ा डिफरेंस हमने डबल स्लिट के केस में पढ़ा, क्या डिफरेंस होता है, आपके कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट आगे ट्रेवल करेंगे वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो जो एन स्लिट्स होंगी उन एन स्लिट्स में से आपके 2 2 के पेयर्स में आप काफी सारे पेयर्स वहां पे ले सकते हो, और वो सभी पेयर्स से जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगी उनकी वजह से ये जो आपका एरिया है जिसमें रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें उनकी वजह से तो इंटरफेरेंस होगा, और इंडिविजुअल स्लिट की वजह से क्या चीज देखोगे आप, डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होंगी यहाँ पे, इंटरफेरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, और दूसरी चीज, अब यहाँ पे आपके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये आपकी फर्स्ट स्लिट है, ये जो डार्क दिखाई दे रहा है ना, ये तो आपका ओपेसिटी है, और बीच में जो आपको ट्रांसपेरेंट सा स्पेस दिखाई दे रहा है ये हमारी स्लिट है। तो एक स्लिट ये है फर्स्ट वन, और ये दूसरी स्लिट है। इन दोनों के बीच का या इन दोनों के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे उनके बीच का सेपरेशन आपका a+b होगा, और उनसे जो ये दो वेव्स, फर्स्ट जो दोनों वेव्स हैं ये आगे ट्रेवल कर रही हैं, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। अब ये जो सेकंड वेव है ये थर्ड के साथ इंटरफेयर कर सकती है, थर्ड फोर्थ के साथ इंटरफेयर कर सकती है, फोर्थ फिफ्थ के साथ इंटरफेयर कर सकती है। ये आपका 5 स्लिट्स का एक एग्जांपल ले रखा है। इन जनरल हमारे पास n स्लिट्स होती हैं। ठीक है, तो अब उनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस। तो हमें क्या दिखेगा स्क्रीन पे, उन सब का जो भी रिजल्टेंट होगा उन सभी इंटरफेयरिंग वेव्स का, वो हमें स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, और उसके ऊपर किस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, आपको डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का जो एनवेलप था इंटेंसिटी का वो आपको ऑब्जर्व होगा। अब आपकी स्लिट ये ए पॉइंट है, ये वाला एंड, और ये वाला बी है। अब जितना इसका विड्थ है उस विड्थ के कोरस्पॉन्डिंग आप सेंट्रल मैक्सिमा देखोगे स्क्रीन पे, और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि सेम एंगल के लिए आपका मतलब मान लीजिए थीटा पे एंगल, थीटा पे डिफ्रेक्ट होके जा रही है, अगर पी पॉइंट फर्स्ट स्लिट के लिए डिफ्रेक्शन का मिनिमा है तो सेकंड के लिए भी वो डिफ्रेक्शन का मिनिमा होगा, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, और जितनी एन है उन सब के लिए वो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट हुआ। बस सिर्फ जो आपका ब्रॉडनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, और उस सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डबल स्लिट के केस में हम क्या देख रहे थे, इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा हमें ऑब्जर्व हो रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होंगे, आपको यहाँ पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्सिमास की फॉर्म में चीजें रीड करोगे। आपको जैसे यहाँ पे ओ के ऊपर अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल मैक्सिमा, और उसके बाद में यहाँ कहीं आपको एक दूसरा मैक्सिमा दिखेगा जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, बीच में जो अल्टरनेट मिलेंगे उनके कंपैरिजन में कम। अब इस बार मैंने पैटर्न अभी पहले नहीं ड्रॉ किया है, पैटर्न हम बाद में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम रीड करेंगे तो हम इंटेंसिटी पैटर्न देखेंगे आपका कि किस तरह का होता है। ठीक है, तो दो आपके मैक्सिमास के बीच में कम इंटेंसिटी के अल्टरनेट डार्क और ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और स्क्रीन पे हमें उन सब का रिजल्टेंट ऑब्जर्व होता है। रिजल्टेंट की वजह से ही ऐसी सिचुएशन आ गई, अदरवाइज तो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी के हमें इंटरफेरेंस की वजह से दिख रहे थे, दो जब हमारे पास आपके सोर्स थे उस समय। ठीक है, so let us discuss this in detail. The plane transmission grating can be represented as n similar parallel slits
ग्रेटिंग हमारी क्या होती है, एन सिमिलर पैरेलल स्लिट से मिलकर बनी हुई होती है। ईच ऑफ विड्थ, हर एक स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉल ए, ये जो यहाँ पे गैप है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, हर एक गैप का जो विड्थ है वो स्मॉल ए है, एंड सेपरेटेड बाई एन ओपैक्यू स्पेस ऑफ विड्थ बी। और ये जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डार्क लाइन ये आपकी पहली स्लिट है और ये आपकी लास्ट स्लिट है। इस वाले विड्थ को नहीं आपने कंसीडर करना जो बिल्कुल एंड में बना रखी है, ये अलग है। हमारी स्लिट यहाँ से लेके यहाँ तक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एज पर दिस डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 by 1 सेम डिस्टेंस के ऊपर ए विड्थ की एन स्लिट्स रखी हुई होती हैं। द डिस्टेंस ए प्लस बी, अभी बताया हमने क्या होता है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, या फिर इसको ग्रेटिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन एनी टू पॉइंट्स on the grating having a separation equal to a plus b are known as corresponding points। तो आई होप कि आप समझ गए कि किन के बीच में इंटरफेरेंस होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो सेकेंडरी वेवलेट आगे ट्रेवल करेगी उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नॉट ए प्लस बी, ये कोई डिफरेंट आपका सेपरेशन है। और हमें वो नहीं, हमें दो नियर बाई सोर्सेज, जो आपके दो नियर बाई सोर्सेज हैं उनकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, नाउ कंसीडर अ पैरेलल बीम दैट विल इंसिडेंट इन फॉर्म ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में इंसिडेंट करेंगी वो, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग सरफेस। ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी इसके ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है ग्रेटिंग के सरफेस पे। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस वेव थ्योरी, एट द इंस्टेंट the incident wavefront reaches the plane of slits, जैसे ही आपका जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है प्लेन वेवफ्रंट वो यहाँ पे पहुंचेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एवरी पॉइंट इन ईच स्लिट, हर एक स्लिट में जितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हो, दैट एवरी पॉइंट इन ईच स्लिट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। और वही सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रेक्टेड बीम्स कहलाती हैं, डिफ्रेक्टेड रेज कहलाती हैं। ठीक है, जो सारी यहाँ से अनडिफ्रेक्टेड इंसिडेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ के यहाँ फोकस हो जाती हैं ओ पे, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा बनाती हैं, और उसके बाद में एंगुलर सेपरेशन पे डिपेंड करते हुए आपको स्क्रीन पे मैक्सिमास और मिनिमास दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी बिल्कुल वही चीजें हैं जो हमने पहले रीड की हैं। नाउ द रेज आर डिफ्रेक्टेड फ्रॉम ईच स्लिट इन ऑल डायरेक्शंस, जितनी भी देखिए यहाँ पे हमने बना रखी है बहुत सारी स्लिट्स, और इन सभी स्लिट से जो भी रे आपकी डिफ्रेक्ट होके आपको मिलेंगी, स्लिट के राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी डिफ्रेक्टेड रेज हैं। तो रेज आर डिफ्रेक्टेड फ्रॉम ईच स्लिट इन ऑल डायरेक्शंस which after passing through a convex lens L is made to converge on the screen in its focal plane। जो भी हमारे लेंस का फोकल प्लेन होगा उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इस लेंस की हेल्प से उन लाइट्स को हमने फोकस कर दिया है। ठीक है, एंड these diffracted rays form dark and bright bands on both sides of central maxima। बीच में बताया मैंने अभी सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा आपको, क्योंकि जो पाथ ट्रेवल्ड होता है ओ पॉइंट तक स्लिट से स्क्रीन पर, वो हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। पाथ डिफरेंस, उसकी वजह से ओ पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए जी, ए आपका एक एंड है और जी आपका दूसरा एंड है। ठीक है, तो ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए जी एंड गोइंग स्ट्रेट रीच ओ इन फेज, ओ पे जो पॉइंट्स थी वो सारी इन फेज होती हैं विद वन अनदर, एंड सो रीइंफोर्स ईच अदर प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट इमेज ऑफ द स्लिट्स एज सेंट्रल मैक्सिमा। 0 फेज डिफरेंस के साथ जो पहुंचेंगी वो सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगी। एंड all the rays diffracted at an angle theta, let us suppose theta पे जा रही है डिफ्रेक्ट होके with grating normal, grating normal का मतलब है इंसिडेंट की डायरेक्शन के
से आपका एंगल बता रहे हैं हम ये थीटा। बहुत सी तरह से हम अलग अलग तरह से इसको लिख रहे हैं, इन सब चीजों का मतलब आपका सेम है। रीच पी, थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट होके पी पर वो जाके फोकस हो जाती हैं, तो रीच पी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बट इन डिफरेंट फेजेस, जाके वो पी पे फोकस हुई हैं, वो अब सेम फेज में नहीं होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगी, और उसी फेजेस डिफरेंट फेजेस की वजह से कोई फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में, और उस फेज डिफरेंस पे डिपेंड करते हुए वो पर्टिकुलर पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी का भी हो सकता है और मिनिमम इंटेंसिटी का भी हो सकता है। Now, in order to find this phase difference or path difference among them, we draw a perpendicular. जैसे हम करते आए हैं हमेशा, हम एक एंड से दूसरे एंड, जो हमारी लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही होती है रे, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने ए से जी पी जो रे है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए एच, ठीक है। तो जो आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो भी हम लिखेंगे, उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होगा, और सिंगल स्लिट की वजह से जो इंडिविजुअल आपकी एन स्लिट हैं, इन सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन आएगा हम उसके लिए भी क्या लिखेंगे, आपका पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे। तो इंडिविजुअल स्लिट जो ए बी आपकी पहली स्लिट है, इस इंडिविजुअल स्लिट के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, ए और ये बी है, तो ये जो परपेंडिकुलर इसको कहाँ मिल रहा है, जे पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो बी जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल स्लिट के डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस बीजे विल बी इक्वल टू स्मॉल जो इसकी विड्थ होती है ए साइन थीटा, इसके फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी उसको हमने किससे लिया था, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे भी हम उसको 2 अल्फा ही ले रहे हैं, एंड दैट 2 अल्फा कैन बी रिटर्न एज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो ए साइन थीटा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने इंडिविजुअल स्लिट के लिए जो डिफ्रेक्टेड लाइट आपकी जा रही है और जो डिफ्रेक्ट हो रही है उसका जो पाथ डिफरेंस है आपने वो लिख लिया पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में जो आपका पाथ डिफरेंस है, ए बी आपकी पहली स्लिट है और सी से जो शुरू हो रही है, नीचे यहाँ पे मान लेते हैं डी लिख देते हैं, तो सी डी आपकी दूसरी स्लिट है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी, और बी का जो भी मैंने डी कहा ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो उन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में ए और सी, लेट अस सपोज, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, सी के की हेल्प से लिखोगे, तो सी के आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन सॉरी पाथ डिफरेंस है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी साइन थीटा की तरह से लिखेंगे। अब इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और इस पाथ डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैन बी रिटन एज 2 बीटा की फॉर्म में, हमने कहा था जो इंटरफेरेंस है उसको हम बीटा की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। जब हमने सिंगल स्लिट का केस किया था उसमें हमने इसे डेल्टा से लिखा था, ठीक, तो ये सिर्फ मियर रिप्रेजेंटेशन है आपकी, तो 2 बीटा से लिख लिया हमने इस फेज डिफरेंस को, 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक। नाउ लेट अस सपोज जो पहली स्लिट है उससे जो लाइट यहाँ पे पहुंची है पी पे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, दूसरी से जो यहाँ पहुंची उसका y2 है, थर्ड के लिए y3 है, नेक्स्ट के लिए y4 है, इस तरह से nth के लिए yn है, तो y1, y2, y3 up to yn be the displacements at P due to the all rays diffracted along theta from first, second, third and nth slit respectively, and these displacements can be written as y1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a sin omega t होल, पूरी की पूरी स्लिट के लिए, स्लिट की वजह से जो रिजल्टेंट होता है ना वो वाली वैल्यू आपने यहाँ यूज करनी है। फर्स्ट ये पूरा सोर्स है, ये एक सोर्स है, वो दूसरा सोर्स है, तो जो हमने निकाला था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सिंगल स्लिट के केस में वो हम यहाँ यूज करेंगे, तो y1 कैसे लिखेंगे, a sin ओमेगा टी, और दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 बीटा है, तो 2 बीटा आप ऐड करते जाओगे बाकी के लिए, y2 के लिए 1 टाइम्स ऑफ 2 बीटा, y3 के लिए 2 टाइम्स ऑफ 2 बीटा, 4 के लिए 3 टाइम्स ऑफ 2 बीटा आएगा, तो एक कम आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो yn कैसे लिखा जाएगा आपका, a sin ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बीटा, ठीक है। तो आपने ये लिख लिए आपके, इसकी हेल्प से क्या लिखोगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखोगे,
ये आपको पता है कि ए क्या है, ए नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा होता है, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, जो कि थीटा एंगल पे रेज आ रही होती हैं आपकी डिफ्लेक्ट होके इंडिविजुअल स्लिट से। तो यहाँ पे ईच स्लिट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और ए नोट क्या था आपका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था डायरेक्ट रेज की वजह से। ये सेम चीजें हैं। थीटा हमारा अल्फा पे डिपेंड करता है, इसलिए थीटा और अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे, सबका सम कर देंगे y1 y2 अप टू yn, सारी चीजें यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये बिल्कुल उसी तरह की एक्सप्रेशन है जैसी आपने सिंगल स्लिट के लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था तब लिखी थी। मैंने कहा था कि इसे आपने याद कर लेना है, तो इसको आपको याद कर लेना है। वहां पे डेल्टा था, 2 बीटा की जगह पे वहां डेल्टा था, इसलिए यहाँ पे डेल्टा बाई 2 आ रहा था, ऊपर भी डेल्टा बाई 2 आ रहा था। तो 2 बीटा हमने इसीलिए लिया है कि यहाँ पे क्या है आपका, क्या अपीयर हो, बीटा अपीयर हो, और यहाँ पे भी बीटा का फैक्टर ही अपीयर होगा। तो ये वही वाला आपका फॉर्मूला है कि इस तरह के सम को हम कैसे लिखते हैं, विच ऑन सॉल्विंग इज कैपिटल ए साइन एन बीटा डिवाइडेड बाई बीटा साइन ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 इंटू बीटा। यहाँ पे डेल्टा बाई 2 था, ठीक है भाई। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो ये आपको 2 जगह पे यूज होता है, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए एक तरह से। अब यहाँ पे ये जो a है साइन एन बीटा बाई बीटा है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम किससे लिख देते हैं, कैपिटल R से लिख देते हैं। और ये वेव फॉर्म है, तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके जो दोनों फिनोमिनाज हो रहे हैं ना, इंटरफेरेंस हो रहा है आपस में और डिफ्रेक्शन हो रहा है, उन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से P पॉइंट पे आपको जो चीज दिखती है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये कैपिटल R। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑल द वेव्स डिफ्रेक्टेड अलोंग थीटा और बीटा, ठीक है। और आर के अंदर जो आपका ए है, इस ए में आपका अल्फा वाला एंगल भी था, तो यहाँ पे आपको अल्फा भी एक्सप्लेन करना है आगे और बीटा के साथ भी एक्सप्लेन करना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो आई विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे, वो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगी कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे एन स्लिट की वजह से आपको इंटेंसिटी अगर बतानी है तो वो कैसे लिखी जाएगी, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है हमें पता है ये किसके लिए होती है, ये हमें बताता है अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अल्फा हमने किसके लिए यूज किया था, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो द फर्स्ट टर्म will give us the intensity distribution with alpha, that is theta, because theta depends upon alpha depends upon theta due to single slit diffraction। तो पहली टर्म की हेल्प से हम डिफ्रेक्शन के इंटेंसिटी पैटर्न को बनाएंगे जो कि बिल्कुल सेम होगा जो आपने तीनों केसेस में किया है। और जो सेकेंड टर्म है बीटा वाली टर्म, दिस विल गिव्स अस interference fringes due to the superposition of waves from all the n slits। पिछले केस में यहाँ जो फैक्टर आया था वो 2 स्लिट्स का जो सुपरपोजिशन हो रहा था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस बैंड्स मिलेंगे, डार्क और ब्राइट बैंड्स, बट वो क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स दैट आर कमिंग फ्रॉम ऑल एन स्लिट्स। पूरी एन स्लिट से जो भी सेकेंडरी वेवलेट आगे आ रही हैं उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, एंड दैट विल बी अ डिफरेंट पैटर्न। वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हमें डबल स्लिट के केस में दिखा था, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो ये हमें डिटेल में रीड करना है, पहला वाला तो हमने कर रखा है, ये सेकंड वन वाला हमें पूरी डिटेल में रीड करना है, ठीक है भाई। तो ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है।